Dear students, welcome back to part 1 of our chapter 7 that is national income। बच्चों आज का जो चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम वो हम पहले से जानते हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हमने देखे थे हम अच्छे से जानते हैं इकोनॉमी को हमारे दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब तक का जो हमारे चैप्टर्स थे जो हमने डिटेल में स्टडी किए हैं कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक के ऊपर बेस्ड थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि नेशनल इनकम के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है एग्जैक्टली ये नेशनल इनकम, ये हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, नेशनल इनकम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा जो है वो नेशनल इनकम है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम की तो डेफिनेटली वो हमारे किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। National economy comprises of all the firms and factories, shops and markets, banks and financial institutions, various departments and their offices etc. तो नेशनल इकोनॉमी जो है, हम अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमी जो नेशन है तो हमारी नेशन के अंदर हर एक चीज़ इंक्लूड हो जाती है। चाहे आप किसी फर्म या फैक्ट्री की बात करो, चाहे आप शॉप्स की बात करो, चाहे आप मार्केट की बात करो, चाहे आप बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करो या फिर किसी ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड कर दो, ये सारे के सारी चीज़ जो है वो हमारे नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि हमारे इकोनॉमी का एक हिस्सा है, नेशनल इकोनॉमी का एक हिस्सा है। नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर। कंपोजिट मेजर यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो क्या क्या इंक्लूड होता है नेशनल इनकम के अंदर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है। किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है? प्रोडक्शन आती है, डिस्ट्रीब्यूशन आती है, एक्सचेंज आता है और कंजम्पशन आता है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा, उसके बदले एक्सचेंज होगा, और जब हमने कोई चीज़ खरीदी है तो डेफिनेटली वो हमारे कंजम्पशन के लिए भी होता है। बट इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर, ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। अब ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वी आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इसीलिए इसको बोला गया है। बट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर। तो नेशनल इनकम को ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर भी बुलाया जाता है। ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। वहाँ जिस कंट्री में नेशनल इनकम की बात चल रही है वहाँ के लोगों के उद्धार के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए जो काम किया जा रहा है उसे हम यहाँ पर नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, जिसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन जो है वो उसके सब पार्ट्स है। ओके, अब अगर हम बात करें नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जो है वो 1949 में नेशनल इनकम कमेटी जो है वो फॉर्म की गई थी। कौन से ईयर में? 1949 में। तो नेशनल इनकम कमेटी जो है एनआईसी के नाम से जानी जाती है। मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। यानी कि 1949 में एक कमेटी फॉर्म कर दी गई थी एनआईसी के नाम से, नेशनल इनकम कमेटी, जिसका काम क्या होता था बेसिकली, ये बनाई इसलिए गई थी जिसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलर एफर्ट्स लिया करते थे ताकि नेशनल इनकम एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए। एट प्रेजेंट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रेजेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इनकम का डेटा पब्लिश करती है, नेशनल इनकम के ऊपर काम करती है? दैट इज योर सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कंपाइल्स एंड पब्लिशेस डेटा ऑन नेशनल इनकम एंड अलाइड एग्रीगेट्स एवरी ईयर। यानी कि नेशनल इनकम का जितना भी डेटा होता है, जो भी पब्लिश करना होता है, उसको कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म होने के टाइम पे एनआईसी थी हमारी नेशनल इनकम कमेटी 1949 में, लेकिन प्रेजेंटली सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारे डेटा को नेशनल इनकम के पब्लिश करता है। अलाइड एग्रीगेट्स एवरी ईयर। अलाइड एग्रीगेट्स का मतलब होता है एडिंग अप सेवरल थिंग्स टुगेदर, यानी जितनी भी चीज़ें नेशनल इनकम से रिलेटेड है उन सबको एडअप करके क्या करती है, हर साल डेटा जो है उसको पब्लिश करती है। दैट इज़ व्हाट नेशनल इनकम कमेटी को रिप्लेस करके सीएसओ इज डूइंग। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ दिस टर्म नेशनल इनकम समझ में आ गया हमें कुछ हद तक कि नेशनल इनकम होता क्या है। अब उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे मीनिंग के साथ में। मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो मनी इकोनॉमी है। मॉडर्न इकोनॉमी जो अभी की इकोनॉमी है वो मनी इकोनॉमी है, तो इसीलिए नेशनल इनकम को इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। हेंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। पूरे नेशन की जो इनकम होती है, पूरे नेशन की जो इनकम, उसमें प्रोडक्शन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एक्सचेंज आएगा, कंजम्पशन आएगा, इन सब की जो इनकम होती है, ये तो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारी। तो हर एक चीज़ को हमने इंक्लूड किया ना नेशनल इनकम के अंदर। हमने सिर्फ फर्म्स नहीं लिया है, हमने शॉप्स भी लिया है, राइट हमने फैक्ट्रीज़ को भी इंक्लूड किया है, हमने वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिसर्स को भी इंक्लूड किया है। ये सबको मिलाकर जो है हमारा नेशनल इनकम बनता है। इसीलिए टोटल इनकम ऑफ द नेशन, टोटल जो इनकम आ रही है नेशन के अंदर, उन सबको मिलाकर जो हम कहते हैं वो है नेशनल इनकम। In real terms, national income is the flow of goods and services produced in an economy during a year. रियल टर्म्स में अगर हम बात करें नेशनल इनकम क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। देखो मैंने प्रोडक्शन किया तो मुझे प्रोडक्शन करके अपने पास रखना नहीं है, तो वो गुड्स जो है वो फ्लो होने चाहिए। जब गुड्स फ्लो होंगे तो देयर हैज़ टू बी एन एक्सचेंज ऑल्सो। मैंने पैसे लिया उनसे और मैंने उनको अपने गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके, सप्लाई करके या फिर बेच दिए। अब वो पैसे मेरे पास आए, अब उन पैसों से मैंने और गुड्स बनाए और उसको बेचे। तो इस तरीके से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो रहा है मार्केट में, और इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो रहा है, और एक्सचेंज एंड कंजम्पशन भी हो रहा है, राइट। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस टर्म कॉल्ड नेशनल इनकम, एंड इट इज स्पेसिफाइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट होता है। तो ड्यूरिंग अ ईयर, एक पूरे एंटायर ईयर को हम क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय नेशनल इनकम। नाउ डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम, जो डेफिनेशन दिए हुए हैं, पहले तो नेशनल इनकम कमेटी यहाँ पर दी है, हम उसको समझेंगे। द नेशनल इनकम कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगस्त 1949 में क्या हुआ था, नेशनल इनकम कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी इन्हें, विद प्रोफेसर पीसी महालानोबिस एज चेयरमैन। तो यहाँ पर जो पीसी महालानोबिस है वो इस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। और दूसरे जो दो मेंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, VK राव डॉक्टर और DR गाडगिल जो है। तो बेसिकली प्रोफेसर DR गाडगिल और डॉक्टर VK राव, ये दो लोग जो थे वो कौन थे, ये दो लोग जो थे वो उसके मेंबर्स थे। और हमारे पीसी महालानोबिस जो प्रोफेसर थे वो क्या थे, वो नेशनल इनकम कमेटी के चेयरमैन थे। नाउ अकॉर्डिंग टू NIC, अब ये तो हमने देख लिया NIC क्या है, कैसे फॉर्म हुआ, कौन उसके मेंबर्स और चेयरमैन थे। अब NIC के हिसाब से नेशनल इनकम जो है वो क्या होता है, अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ओके, इट सेज अ नेशनल एस्टिमेट, नेशनल इनकम उनके हिसाब से एक ऐसा एस्टिमेट हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक एस्टिमेट करते हैं। मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी, measures the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication। यानी कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अंदर किसी तरीके का डुप्लीकेशन नहीं आना चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं आना चाहिए कैलकुलेशन के अंदर। तो एक नेशनल एस्टिमेट है जो कि मेजर करता है किसको, वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज जितना भी फ्लो हुआ है इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर, उनको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक शर्ट को मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, कॉटन का शर्ट। अब क्या मैंने उसके अंदर ऑलरेडी कॉटन जो मैं लेकर आई हूँ उसके प्राइस मैंने इंक्लूड किए हैं, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करने का जो खर्चा हुआ है वो इंक्लूड किया है, बाद में जाके उस शर्ट का एक्चुअल प्राइस जो है वो बनता है, राइट। तो यहाँ पर अब जब मैं नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करूँगी तो मैं वापस से कॉटन के प्राइस को इंक्लूड नहीं करूँगी, वापस से मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड नहीं करूँगी, ऑलरेडी शर्ट के प्राइस में इंक्लूड हो चुका है। अगर आप वापस से कैलकुलेट करते हो तो इससे क्या चांसेस है, इससे चांसेस है कि आपका डुप्लीकेशन होगा कैलकुलेशन में, तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड डुप्लीकेशन वी नीड टू मेक श्योर कि नेशनल इनकम का एस्टिमेट जो हम करेंगे वो सही मेथड्स और मेजर्स को अपनाते हुए करेंगे, जो कि हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। Okay, now according to Professor AC Pigo, उनका कहना है नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी। नेशनल इनकम या फिर नेशनल डिविडेंड बुलाया है इन्होंने, तो नेशनल डिविडेंड जो है वो क्या है, दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी। ये कम्युनिटी की एक ऑब्जेक्टिव इनकम है जो कि इंक्लूड करती है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। अब यहाँ से हम जो देख रहे हैं वो है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से, दूसरी कंट्री से भी अगर हमारे कंट्री में किसी तरीके की इनकम आती है वो भी हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम का मीनिंग ही हमको कहता है टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी।
टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं की है, यहाँ किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं की है, पूरे इकोनॉमी की बात की। तो पूरे इकोनॉमी में जितनी इनकम आ रही है वो क्या है, नेशनल इनकम। इसीलिए इन्होंने इंक्लूड किया है इनकम डिराइव फ्रॉम अब्रॉड। तो जो अब्रॉड से इनकम रहेगी वो भी एक्सप्रेस होती है मनी में, तो उसको हम क्या काउंट करेंगे, उसको हम काउंट करेंगे नेशनल इनकम। तो स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है इन टर्म्स ऑफ मनी जो होगा वो हमारा नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है। अब प्रोफेसर इरविंग फिशर का कहना है नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोलली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स। इनका कहना है नेशनल इनकम या नेशनल डिविडेंड कंसिस्ट सोलली, यानी कि अकेला जो है नेशनल इनकम कहाँ से आता है, सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के पास जो कंज्यूमर सर्विस रिसीव करता है और पैसे देता है तो वो हमारी नेशनल डिविडेंड या इनकम है। वेदर फ्रॉम देयर मटीरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन एनवायरनमेंट, चाहे मटेरियल एनवायरनमेंट यानी कि मैन मेड एनवायरनमेंट से आ रही हो या फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट से आ रही है, तो ये दोनों ही सूरतों में हम क्या कहेंगे, उसको जो कंज्यूमर से आ रही है उसको हम बोलते हैं नेशनल डिविडेंड या इनकम, उसे हम कहते हैं नेशनल डिविडेंड या इनकम। तो ये है हमारे डेफिनेशन जो कि प्रोफेसर इरविंग फिशर ने दिए हैं। अब हम देखेंगे नेशनल इनकम के कुछ फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। पहला तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल रेदर देन दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि ये पूरे नेशन की इनकम बता रहा है। मैक्रो में हमने क्या पढ़ा था, एग्रीगेट स्टडी होती है, टोटल स्टडी होती है, और माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पर होती है। अब क्योंकि एग्रीगेट इनकम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे नेशन की, इसीलिए वो मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट होता है। सेकेंड, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब वो रॉ मटेरियल था, जब इनपुट था, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ है, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों, वरना फिर से ड्यूप्लीकेशन आएगा कैलकुलेशन में। Okay. In order to avoid double counting in national income, the value of only final goods and services produced in the economy are considered. यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल्स इज नॉट कंसिडर्ड। जैसे मैंने आपको बोला, रॉ मटेरियल्स या इनपुट या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी प्रोसेस चलता है, ये सारी खर्चे को आप उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो आप बेच रहे हो उसके प्राइस में सारी चीज़ें आ जाती है, सारे इनपुट, सारे रॉ मटेरियल, सारे इंटरमीडिएट गुड्स आ जाते हैं। For example, while estimating the production of shirts, there is no need to take the value of cotton as it is already included in the price of shirts. जब आप एक शर्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कॉटन के शर्ट को, तो आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि अलग से पहले कॉटन जो है उसको निकाला गया, उसके बाद उसका शर्ट बनाया गया। ऑलरेडी शर्ट के प्राइस में वो इंक्लूड है, तो देर इज़ नो नीड टू एड अप कॉटन अमाउंट इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट इट सेज नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेशनल इनकम जो है वो एग्रीगेट यानी कि टोटल की बात करता है। इट इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अब यहाँ पर नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो हम नहीं चार्ज करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन मतलब वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ नेट वैल्यू जो निकाली है हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, हम सिर्फ उतनी ही इनकम को कैलकुलेट करने वाले हैं। देन वी हैव नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जैसे हमने देखा है प्रोफेसर पिगो के डेफिनेशन में, बेसिकली उनका क्या कहना है कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो भी कैलकुलेट होता है, किसके अंदर होता है, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इम्पोर्ट वैल्यू। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हम करते हैं तो हमको नेट वैल्यू जो है वो मिलकर आती है कि अब्रॉड से हमारी कितनी वैल्यू, हमको कितना इनकम जनरेट हुआ है। एंड नेट डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड। तो नेट डिफरेंस, कितना हमने पैसे वहाँ से रिसीव किया है और कितनी हमने पेमेंट की है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, अगर पॉजिटिव है तो हमारा इनकम आ रहा है, नेगेटिव है तो हमारे लिए वो एक एक्सपेंस हो जाता है, राइट। तो अगेन एक्सपोर्ट वैल्यू, इम्पोर्ट वैल्यू भी चाहिए और डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट भी चाहिए, उसे हम कहेंगे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देन वी हैव फाइनेंशियल ईयर। National income is always expressed with reference to a time period. In India, it is from 1st of April to 31st March. तो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर, एक पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपका नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट होता है। इंडिया में अगर हम देखें तो ये एक साल जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, दैट इज़ फ्रॉम 1st of April to 31st of March। तो इस तरीके से हमारा फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होता है हमारी कंट्री में। फ्लो कॉन्सेप्ट,
National income is a flow concept as it shows flow of goods and services produced in the economy during a year. तो नेशनल इनकम क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि पूरे साल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है इकोनॉमी में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का. मनी वैल्यू, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. जैसे हमने देखा टुडे इज अ मॉडर्न इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो नेशनल इनकम विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इन मॉनेटरी टर्म्स उसको एक्सप्रेस किया जाता है. इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी. दैट मीन्स वही गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट किया जाएगा जिसके बदले आपने पैसे जो है वो कमाए हैं. यानी कि देयर हैज़ टू बी एन एक्सचेंज विथ मनी. यानी कि अगर मैंने इसको ख़रीदा है तो बदले में मैंने इसे पैसे देने चाहिए. अगर मैंने इसको एज अ फ्री सैम्पल लिया है तो ये नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो फ्री सैम्पल में चला गया या फ्री गिफ्ट में चला गया, तो ये तो बिल्कुल भी इसकी इनकम रिसीव आपको नहीं हुई है, राइट. तो इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे जो एक्सचेंज में, मनी के एक्सचेंज में बेचा गया हो. Okay, so these were some of the features of national income. Now moving ahead to the next concept, that is circular flow of national income. अब ये national income जो है पूरे इकोनॉमी में किस तरीके से फ्लो करता है, यानी किस तरीके से ये गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे बढ़ता है. Circular flow of national income is the basic concept in macroeconomics. The circular flow of income refers to the process whereby an economy's money receipts and payments flow in a circular manner continuously throughout time. Okay, circular flow यानी कि एक सर्कल होता है. सर्कल यानी कि वो कभी उसका कोई पॉइंट नहीं होता है, नेवर एंडिंग होता है, वो हमेशा घूमते रहेगा. तो इसी तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है सर्कुलर फ्लो जो है नेशनल इनकम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में होता है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है वो चलता ही रहता है पूरे साल बिना किसी रुकावट के. उसी के साथ साथ रिसीट एंड पेमेंट भी फ्लो करते रहता है इन अ सर्कुलर मैनर. गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट भी फ्लो कर रहे हैं इकोनॉमी में. ओके, नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग. अब सर्कुलर इनकम को किस तरीके से हम समझेंगे. सबसे पहला है हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी. टू सेक्टर इकोनॉमी में दो चीज़ इंक्लूड होती है, हाउस होल्ड्स होते हैं और बिजनेस फर्म होते हैं. क्या होते हैं? हाउस होल्ड्स होते हैं और बिजनेस फर्म होते हैं. इसको मैं जब हम डायग्राम पे पहुंचेंगे तब आपको क्लियरली समझाऊंगी किस तरीके से हाउस होल्ड्स होते हैं, फर्म्स होते हैं और कैसे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है. तो जहाँ टू सेक्टर इकोनॉमी है जिसके अंदर सिर्फ इंक्लूड होते हैं हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स. फिर आता है हमारा थ्री सेक्टर इकोनॉमी जिसके अंदर होते हैं हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर भी इंक्लूड होता है. तो टू सेक्टर इकोनॉमी को कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है. y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जहाँ पर c यानी हाउस होल्ड होता है और i बिजनेस फर्म्स होते हैं. जब हम बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी की जिसके अंदर हाउस होल्ड होता है, बिजनेस फर्म्स होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर होता है, तो इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. c इज फॉर हाउस होल्ड, i इज फॉर बिजनेस फर्म्स एंड g इज फॉर गवर्नमेंट सेक्टर. देन वी हैव फोर सेक्टर इकोनॉमी जिसके अंदर हाउस होल्ड्स होते हैं, बिजनेस फर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होता है और उसके साथ साथ फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड होता है. फॉरेन यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये जो अब्रॉड से आने वाली इनकम है ये भी हमारे नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है. तो इसको एक्सप्रेस करेंगे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम यानी कि इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. The circular flow of goods and money in a two sector model is explained below. अब ये जो हमने सबसे पहले टू सेक्टर पढ़ा है ना, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म का, चलो इसको हम समझते हैं, टू सेक्टर मॉडल को हम समझते हैं. There are two sectors, households and firm. It divides the diagram into two parts. The upper half represents the factor market and the lower half represents the commodity market. Okay. अब अगर हम देखें यहाँ पर ये हमारा टू सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है जहाँ पर ये क्या बोल रहा है हमको, टू इंपॉर्टेंट पार्ट में पूरे डायग्राम को हमने डिवाइड किया है. अपर हाफ रिप्रेजेंट्स दी फैक्टर मार्केट. फैक्टर मार्केट क्यों? याद करो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज, राइट. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फैक्टर मार्केट है. ये क्या है हमारा, इसको डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में. तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आता है हमारा फैक्टर मार्केट, ये आता है हमारा फैक्टर मार्केट. Now the lower half represents the commodity market. Commodity जहाँ पर goods and services का flow जो है वो होता है, जहाँ पर goods and services का flow जो है वो होता है. तो ये हमारा हो जाता है commodity market. Okay, this is our commodity market. टू सेक्टर इकोनॉमी है, हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर होते हैं हाउस होल्ड और इसके अंदर होते हैं फर्म्स. हाउस होल्ड और फर्म, दैट इज C plus I. C plus I. C plus I is a part of two sector economy. Okay, now
इन द अबाव फिगर, अब ये जो फिगर दिया है इसकी बात कर रहे हैं हम, ये डायग्राम की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू दी फर्म। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से जाते हैं, देखो एरो मार्क किस तरफ जा रहा है, हाउस होल्ड से किस तरफ जा रहा है, फर्म की तरफ जा रहा है। तो ये जो है हमारे फैक्टर ऑफ क्या है, प्रोडक्शन है, फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू दी फर्म। द फर्म यूज दीज फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय दी हाउस होल्ड। अब ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो है वो हाउस होल्ड की तरफ से कहाँ गया, फर्म के पास गया। अब फर्म इसका क्या करेगी, फर्म जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेगी। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर क्या प्रोड्यूस करना है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उनको प्रोड्यूस करना है। Thus goods flow from households to the firms and from the firms back to the household. It is called product flow. Okay. अब फर्म के पास से क्या हो रहा है, वापस से जा रहा है ये गुड्स एंड सर्विसेज बनने के लिए, और गुड्स एंड सर्विस हम बना किसके रहे हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं, तो वापस से चला गया हाउस होल्ड के कंजम्पशन के पास। ओके तो ये जो एंटायर कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने देखा, इसे हम बुलाते हैं प्रोडक्ट फ्लो, इसे हम बुलाते हैं प्रोडक्ट फ्लो। इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट फ्लोज, क्योंकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड के पास गए हैं। नाउ इन द सेम वे मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड। अब मनी जो है वो आता है फर्म्स के पास से हाउस होल्ड में, कैसे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है ना हाउस होल्ड, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, तो जहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है उसके लिए फैक्टर प्राइसिंग भी तो होना जरूरी है। तो लैंड के लिए क्या होगा, रेंट होगा, फैक्टर इनकम है हमारा, फिर लेबर के लिए हमारे पास वेजेस है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट है, और एंटरप्राइज के लिए हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो ये अगर आप देखेंगे तो फर्म के पास से क्या हो रहा है, फर्म फ्री में काम नहीं कर रही है, फर्म उसके बदले पैसे भी दे रही है। तो हाउस होल्ड को लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज जो है वो सप्लाई किया फर्म्स को, तो फर्म ने उसके बदले क्या दिया, फैक्टर इनकम दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिया है। हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड्स ने क्या किया, ये जो इनकम आई है इसको हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, कैसे, ये जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास आए हैं, हमको कंजम्पशन करना है, तो नेशनल इनकम में क्या होना चाहिए, देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो पैसों के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करना है आपको, तो आपको अपने कंजम्पशन के लिए इनका इस्तेमाल करना है। Households use this income to purchase goods and services. Thus money flows from the firms to the household and from the household back to the firm. तो ये जो पैसे हमको मिले थे लैंड के लिए, रेंट, वेजेस, देन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो वापस से वो कहाँ चला गया, कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर के लिए चला गया, यानी कि हमने वापस से यही पैसे को खर्चा करके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा। अब ये जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, फर्म के पास जा रहे हैं, फर्म के पास जा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड मनी फ्लोज। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा जो है वो फ्लो कर रहा है। देखो पहले क्या था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गए हमारे पास से फर्म के पास में, तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दिया, तो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास आए, तो ये क्या था, हमारा प्रोडक्ट फ्लो था। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट था, यहाँ पर पैसा इंक्लूड नहीं था। जब हमने इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना शुरू कर दिया अपने कंजम्पशन के लिए, बदले में पैसे पे कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा मनी फ्लो। ओके, इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स factor income which is converted into expenditure. This flow of income continues as production is a continuous activity due to never ending human wants. It makes the flow of income circular. अब ये circular income जो है वो क्यों है, ये जो flow हम देख रहे हैं goods and services का, ये circular क्यों है, क्योंकि production होता है वो factor income में generate होता है which is again converted into expenditure. सबसे पहले क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन के लिए हाउस होल्ड ने फर्म्स को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दिया, फर्म ने क्या किया, उसको गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करके हाउस होल्ड को दिया। अब हाउस होल्ड उसको अपने कंजम्पशन के लिए क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सर्कुलर फ्लो है। अब ये सर्कुलर क्यों है, क्योंकि देखो हमेशा जो सर्कल होता है वो नेवर एंडिंग होता है। अगर हमने ट्राइंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, राइट, अगर हमने ये ट्राइंगल बनाया, अगर हमने ये स्क्वायर बना दिया, राइट, अगर हमने ये रेक्टेंगल बना दिया, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर रुक जाता है। लेकिन सर्कल जो होता है, जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, यहाँ पर बोला जा रहा है ह्यूमन वॉन्ट्स जो है वो नेवर एंडिंग है। ह्यूमन वॉन्ट्स क्या है, नेवर एंडिंग है। इसीलिए ये जो हमारे सर्कुलर फ्लो है, इसके अंदर पैसे भी घूमते रहेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज भी घूमते रहेंगे, प्रोडक्ट फ्लो भी होगा और मनी फ्लो भी होता ही रहेगा। तो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, इसीलिए हमारा जो इनकम है वो क्या है, सर्कुलर है, यानी सर्कल है। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज अगेन एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जिसका पता होना हमको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने सुना है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, तो ये सब होता क्या है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. याद रखना ग्रॉस है, नेट नहीं है. नेट यानी टोटल, ग्रॉस यानी कि अभी कुछ डिडक्शंस जो है उसके अंदर हमने किए नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी नेशन के अंदर ही. यहाँ पर बात चल रही है नेशन के अंदर ही, विद इन द नेशन. अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, बेचे हैं, तो वो आपके किसके अंदर इंक्लूड होगा? वो इंक्लूड होगा आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, यानी कंट्री के अंदर ही जो प्रोड्यूस किए गए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. यानी कि नेशनल इनकम हम जानते हैं 1 साल का जो कैलकुलेशन होता है हमारा, तो यहाँ पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. नाउ जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है? C प्लस आई प्लस जी. तो C क्या है? हाउस होल्ड, I क्या है? हमारा बिजनेस फॉर्म, G क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर, प्लस X माइनस M. X माइनस M जो होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. C हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया जो कि हाउस होल्ड से रिलेटेड होता है. I हमारा डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया जो कि बिजनेस फर्म होता है. गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा G हो गया. X माइनस M जो कि आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट वैल्यू. तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, तो ये मिलकर हमारा बन जाता है क्या? ये मिलकर बनता है हमारा GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी हमारी इनकम आई है हम उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे. तो दैट इज योर ग्रॉस. अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेट की. Net domestic product. Net domestic product is the net market value of all final goods and services produced within the territorial boundaries of a country during a period of 1 year. यानी कि यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? नेट मार्केट वैल्यू लेते हैं. ग्रॉस में क्या करते हैं? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ले लेते हैं. अब यहाँ पर नेट मार्केट वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी टेरिटोरियल बाउंड्रीज. यानी कि अगेन ये कंट्री के अंदर की ही बात चल रही है क्योंकि डोमेस्टिक आ रहा है. देखो दोनों ही जगह डोमेस्टिक है तो विद इन बाउंड्रीज होगा. जहाँ नेशनल होगा वो बाउंड्रीज के बियॉन्ड होगा, अक्रॉस द नेशंस होगा. विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर. तो एनडीपी जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है? जो हमने ग्रॉस निकाला, ये जो हमने जीडीपी निकाला, बस इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा. हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा. कैसे आएगा? जो भी हमने जीडीपी को कैलकुलेट किया है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? C प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में X माइनस M. ओके, अब ये इससे जो हमको वैल्यू मिलती है जीडीपी की, बस उसमें से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है. थर्ड वन दैट वी हैव इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. Gross national product means the gross value of final goods and services produced annually in a country which is estimated according to the price prevailing in the market. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमको क्या बोलता है? यहाँ पर देखो जितना भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है पूरे साल में, सब कुछ इंक्लूड होगा. पूरे साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को आपने प्रोड्यूस किया है इन अ कंट्री में, विच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जिसका एस्टिमेशन अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जो मार्केट में प्रिवेलिंग एग्जिस्टिंग प्राइस है, उसके हिसाब से आपने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है पूरे साल में, वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है. वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब इसका फॉर्मूला क्या है? जीएनपी जो हमने निकाला, ठीक है, कैसे निकाला? C प्लस आई प्लस जी प्लस X माइनस M. तो यहाँ तक तो समझ लो ये हमारा जीडीपी ही है, जीडीपी ही है इतना फॉर्मूला, राइट. तो आपको क्या करना है? आप सिंपल क्या कर सकते हो? जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी में आप क्या कर सकते हो? आप रिसीट माइनस पेमेंट कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो? रिसीट माइनस पेमेंट कर सकते हो. जितना रिसीट आया है उसमें से जितना रिसीट है उसमें से पेमेंट, या पेमेंट ज़्यादा है तो हमको माइनस में आ जाएगा, अगर रिसीट ज़्यादा है तो पॉजिटिव आ जाएगा. तो इस तरीके से आपको जीएनपी को कैलकुलेट करना है. अब आता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? Net national product is the net market value of all final goods and services produced by the residents of a country during a period of 1 year. यानी कि net market value of all the final goods and services produced by the residents of a country. यानी एक country के resident ने कितने goods and services को produce किया है एक period के अंदर, उसे हम बुलाते हैं net national product.
इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे हमने एनडीपी को किया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे किया था, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, इसको हम करेंगे जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्या पूछ रहा है हमको, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो जीएनपी हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला था, राइट, तो जीएनपी हमने यहाँ पर निकाल दिया, बस उसमें से हमको क्या माइनस करना है, हमको माइनस करना है अपना डेप्रिसिएशन, माइनस करना है अपना डेप्रिसिएशन, जिसके थ्रू हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। तो दीज आर द 4 important concepts which are being a part of your national income for the calculation of national income. ओके तो बच्चों विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट 1 ऑफ अ चैप्टर 7 दैट इज नेशनल इनकम। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक डिटेल में है तो हम उसको इसमें कवर नहीं करेंगे, हम अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे हाउ टू मेजर योर नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट जो है वो हमने ऑलरेडी देख लिए है, अब नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कौन से टाइप्स है, किस तरीके से मेजर किया जाता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तभी हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।